विषय है क्वाड। हमने देखा है कि हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री क्वाड शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जापान टोक्यो गए थे और वहाँ पर बहुत सारी बातें देखने को मिली। तो सबसे पहले यह जो क्वाड है जो 4 देशों का समूह है और इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कंट्री, चाहे वह अमेरिकन कॉन्टिनेंट से अमेरिका हो, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया हो और इधर एशिया से 2 देश जापान और इंडिया। बहुत सारी चीज़ें इसमें चारों देश में समानता दिखती है कि चारों देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, एक बहुलवादी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चारों देश है। जहाँ पर जापान है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया है अपने उन्नत एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए जाना जाता है। भारत लोकतांत्रिक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक बहुत धार्मिक बहुत सांस्कृतिक राष्ट्र है। अमेरिका को कहीं न कहीं हम सामरिक दृष्टिकोण से और हर एक स्तर पर एक आर्थिक महाशक्ति, सामरिक महाशक्ति के रूप में, एक राजनीतिक दबदबा रखने वाला देश के रूप में हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि क्वाड क्या है, पहले हम लोग इस पर चर्चा करें, फिर आगे की क्वाड का क्या कारण है, उद्देश्य को देखेंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए कि क्वाड एक्चुअली है क्या? देखिए, जहाँ तक क्वाड का सवाल है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि नाम क्वाड क्यों रखा गया। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आपने बताया कि ये 4 देशों का समूह है, एक सामरिक समूह है। तो क्वाड नाम रखने के पीछे जो इनकी अवधारणा है, अगर आप ग्लोबल मैप को देख रहे हैं या देखेंगे तो यूएस, जापान, इंडिया और इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के बीच अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और चारों स्ट्रेट लाइन खींचकर आपस में चारों को मिला देते हैं तो एक चतुर्भुजाकार संरचना का निर्माण होता है। चारों एक लोकतांत्रिक देश हैं और इनके बीच में जो है एक लाइन खींचने के बाद चूंकि चतुर्भुजाकार संरचना का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे हम क्यू यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। दरअसल जापानीज पीएम थे 2007 में शिंजो एबे, आज वो पीएम अभी नहीं है वर्तमान में जापान के। उन्होंने ही पहली बार इसका एक कॉन्सेप्ट डाला था क्वाड का। 2007 में मनीला में इसकी पहली इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक जो थी वार्ता भी हुई थी और इस्टेबल किया गया था। लेकिन इसके जस्ट बाद ऑस्ट्रेलिया जैसा देश इससे स्किप हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाता है। फिर 2015 के बाद क्योंकि ग्लोबल इशू जो बदलते जा रहे हैं और ग्लोबल सिनेरियो जो डिप्लोमेटिक सिनेरियो है, स्टैटिक सिनेरियो है, वो चेंज होती जा रही है, तो इन देशों को फिर से लगा कि नहीं, क्वाड जैसे चीज़ों को फिर से जो रीस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो 2017 में ही मनीला में कॉन्फ्रेंस हुई थी आसियान का। इसके बाद फिर से क्वाड को 2017 में रीस्टेब्लिश किया गया और इन्हीं चारों देश के द्वारा। तब से लेकर जो है इसकी समिट जो है हो रही है। पिछले वर्ष वर्चुअली अमेरिका में हुई थी और इस वर्ष जैसा कि आप देख रहे हैं 24 मई 2022 को इसकी समिट जो है टोक्यो में संपन्न हुई। इसके पीछे अगर मोटिव्स की बात करें तो अगर एक लाइन में बोला जाए इसके मोटिव्स को, तो बस इतना आप समझ लीजिए कि सामरिक दृष्टिकोण से इसका निर्माण हुआ है। इन चारों देशों का कहना है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी सभी देशों के लिए होनी चाहिए। मैरी टाइम सिक्योरिटी को लेकर जो है इसका गठन किया गया है और इस एरिया में वो नहीं चाहते हैं कि चाइना या किसी दूसरे देश का दबदबा हो और उनकी तरफ से कोई इंटरफ्रेंसेस हो। इसको लेकर ही इसका जो है गठन किया गया। क्या ये कहीं न कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए, जो चाइना एक कहीं न कहीं अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, चाहे वह अपनी महासागरीय प्रभाव है, दक्षिण चीन सागर में उसका इम्पोर्टेंस, इसका दबदबा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, चाइना को काउंटर करने के लिए क्या बनाया गया? देखिए, चाइना की तरफ से जब से क्वाड का गठन हुआ है इन चारों देशों के बीच में, तब से चाइना की ओर से क्वाड के ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लगाए गए। चाइना का ये कहना है कि विभाजनकारी शक्ति है क्वाड एशिया में, जो एशिया में शांति नहीं चाहती है कि शांति स्थापित हो। यहाँ तक कि चाइना तो 2 कदम आगे बढ़ के इसको एशियन नेटो का भी संज्ञा देता है। जैसे यूरोप में नाटो गठबंधन है, ऐसे चाइना का बोल रहे हैं कि 4 देशों के बीच एक तरीके का नाटो गठबंधन है, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया। तो ये तो चाइना का अपना एक एलिगेशन है जो क्वाड कंट्री के ऊपर जो है लगाया जा रहा है कि एक विभाजनकारी शक्ति है क्वाड, एशिया में शांति स्थिरता नहीं चाहती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहती है, फ्री ट्रेड नहीं चाहती है और चाइना को काउंटर करने के लिए एशियन नेटो की तरह है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि क्वाड कंट्री के द्वारा हमेशा इन बातों का खंडन किया जा रहा है कि हमने जो है एक
एक समूह जरूर बनाया है क्वाड के रूप में, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव जो है चाइना को काउंटर करना नहीं है, जैसा कि क्वाड समूह का मानना है। इसका पर्सपेक्टिव बस इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखना है, ओपन रखना है, हर देश के लिए ओपन रखना है, फ्री रखना है, ताकि किसी भी देश को जो ट्रेड हो रही है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो इस एरिया से पार्ट होकर उस पार्ट से होकर जो गुजरता है, उसमें किसी किस्म की कोई समस्या ना आए, बस इसी ध्येय को लेकर क्वाड का एक गठन हुआ है। चाइना का एक ये भी लग रहा है कि इस बहाने कहीं न कहीं अमेरिका का प्रभाव हिंद महासागर में या फिर इधर पैसिफिक में भी उसका महत्व बढ़ जाएगा। एक एशिया में एक थ्रेट के रूप में भी वो चाइना देख रहा है। चाइना के कहाँ तक सही लग रहा है? चाइना को क्वाड को लेकर चाइना के अपने अपने ग्रीवेंसेस है, अपने अपनी समस्याएं हैं। चाइना को हमेशा से लगा है कि क्वाड का गठन दरअसल चाइना जैसे देश को काउंटर करने के लिए ही बना है सामरिक दृष्टिकोण से, और अगर न्यूट्रलाइज होकर बोला जाए तो काफ़ी हद तक ये सही दिखती है कि चाइना को काउंटर करने के लिए ही था। लेकिन इससे पहले क्वाड का जो एक्चुअल में जो पर्सपेक्टिव क्या है और किस उद्देश्य को लेकर इसका गठन हुआ है, इसे जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि दक्षिण चीन सागर का विवाद क्या है, और दक्षिण चीन सागर का विवाद के साथ साथ दक्षिण चीन सागर का क्या ऐसा महत्व है कि क्वाड जैसे चीज़ों को स्टेबल करना पड़ता क्या आवश्यकता है? अगर आप दक्षिण चीन सागर की बात करें, उसके महत्ता की बात करें, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 37.7 ट्रिलियन डॉलर जो पूरे वर्ल्ड में होने वाले व्यापार का 1/3 हिस्सा है, वैश्विक व्यापार का 1/3 हिस्सा है, वो इसी दक्षिण चीन सागर से होकर होती है। और अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव से बात करें तो चाइना के एनर्जी की जो कंजम्पशन है, जो उनकी ऊर्जा आवश्यकता है, उसका 80% का व्यापार इसी दक्षिण चीन सागर से होकर होता है। यहाँ तक कि चाइना का जो व्यापार है उसका 40%, अप्रॉक्सीमेटली 40%, ऐसे नॉर्मली 39.5% बोले जाते हैं, आप मानकर चलिए कि करीब करीब 40% व्यापार जो है चाइना का इसी सी रूट से होकर होता है। तो वर्ल्ड सिनेरियो में अगर देखें, व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण से देखें, तो ऐसे ही इनका दक्षिण चीन सागर का इंपॉर्टेंस पता चल जाता है। दूसरा जो है, दक्षिण चीन सागर का जो क्षेत्र है वो गैस और तेल का बहुत बड़ा समृद्ध भंडार माना जाता है। एक दूसरी तो ये हो गई इसका इम्पोर्टेंस। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर है। पहले इसे एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता था, लेकिन अमेरिका ने एक नई थ्योरी दी, एक नई जो है टर्म्स दी, इंडो पैसिफिक। चाइना को इस टर्म्स को लेकर भी जो चाइना का जो एलिगेशन रहा है कि इसे इंडो पैसिफिक ना कहा जाए, इसे एशिया पैसिफिक कहा जाए। इसे बार बार क्यों इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है, इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी तो हो ही गई। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी रूट्स जो है वो दक्षिण चीन सागर से होकर ही गुजरते हैं, जिस पर नियंत्रण का मतलब है, अगर किसी एक देश का, जैसे चाइना जैसे देश का अगर नियंत्रण हो जाता है तो केवल ये आसपास के जो आस पड़ोस के जो देश हैं, जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया जैसे देश ही प्रभावित नहीं होंगे, जापान जैसे देश प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक और ट्रेड्स इस रूट से होकर गुजर रही है, उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी टोक्यो में जो समिट है उसमें कहा भी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि क्वाड का मेन जो मोटिव्स है, मेन जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखना, ओपन रखना और इंक्लूसिव बनाना। तो ये तो हो गया दक्षिण चीन सागर से जुड़े, दक्षिण चीन सागर का क्या इंपॉर्टेंस है ये। अब बात करते हैं दक्षिण चीन सागर को लेकर जो विवाद है, हालिया विवाद या फिर जो है हिस्टोरिकल क्या क्या जो डिस्प्यूट्स रहे हैं। अगर हम हालिया विवाद की बात करें तो आपको पता होगा कि एक स्पार्टली द्वीप समूह है और दूसरा पार्शल्स है। इसको लेकर चीन और जापान के बीच हमेशा से विवाद रहे, ठीक है। चीन का विवाद जो है केवल जापान से ही नहीं रहा है, छोटे छोटे द्वीप समूह को लेकर आस पड़ोस के दूसरे देशों से, जैसे ब्रुनेई हो गए, वियतनाम जैसे देश हो गए, या फिर फिलीपींस हो गए, इसके अलावा मलेशिया जैसे देशों से और भी दूसरे छोटे देशों से भी इनका विवाद रहा है। 2016 में, जुलाई 2016 में यूएन क्लॉस, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रूल ऑफ सी कहा जाता है, मतलब समुद्र से जुड़े हुए जो है जो क्या नियम कानून होंगे, उस पर जो है एक विवाद जो यूएन क्लॉस में जाता है। और यूएन क्लॉस का एनेक्सर जो है 7 जो होता है, अनुबंध 7, इसके तहत एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल बनती है और ये मैटर चाइना और फिलीपींस के बीच का था। तो ये जो ट्रिब्यूनल गठित होती है, ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन आता है और डिसीजन फिलीपींस के पक्ष में आता है और चाइना के अगेंस्ट में, चाइना के खिलाफ जाता है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट जो इस ट्रिब्यूनल को मानती ही नहीं है, इसे अवैध घोषित कर देती है, ट्रिब्यूनल की सत्ता को ही अवैध घोषित कर देती है। वो स्पष्ट रूप से कहती है कि मैं इस ट्रिब्यूनल में विश्वास नहीं रखता और मैं इस ट्रिब्यूनल को नहीं मानता, अवैध मानता हूँ, इसलिए मैं
बाध्य नहीं हूँ कि ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया जजमेंट को जो है मैं मानूँ। इस पर जो है यूरोप के कई देश आपत्ति करते हैं कि चाइना को ये चीज़ मानना चाहिए, जिसमें यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश एक वर्बली नोट जारी करते हैं और वो बोलते हैं कि पीसीए समझौता जो हुआ है इसे चाइना को जो है इलीगल नहीं मानना चाहिए, इसे मानना चाहिए। बाद में यूएस भी इससे जुड़ जाता है और अपनी आपत्ति जो चाइना के जो दावे हैं दक्षिण चीन सागर को लेकर, इस पर अपनी आपत्ति जो है वो जाहिर करते हैं। तो ये तो प्रेजेंट सिनेरियो हो गया कि दक्षिण चीन सागर को लेकर क्या विवाद है। इसके अलावा चाइना के द्वारा हाल के वर्षों में 2015-16 के बाद देखें तो स्पार्टी जैसे द्वीप जो है, पार्सल जैसे द्वीप हैं, यहाँ चाइना के द्वारा सैन्य अड्डे तैयार किया जा रहा है, कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जा रहा है और उनका निर्माण जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। वहाँ पर कई तरह के सैन्य अड्डे और सेना से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है स्थापित किया जा रहा है, जो कि पूरे इस रीजन के लिए, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए और आसपास के जितने भी देश हैं, नेबर्स कंट्रीज है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सामरिक रूप से थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है। तो इसे लेकर भी ये विवाद जो है काफ़ी उभरता रहा है। अगर हम इसके पास्ट की बात करें कि विवाद कहाँ से चला आ रहा है, क्या इसका कोई पास्ट में बैकग्राउंड रहा है, तो बिल्कुल सही है कि इसका पास्ट में भी बैकग्राउंड, ये विवाद कोई नई नहीं है। आज जिस तरह का उभार मिल रहा है, पास्ट में इस तरीके का उभार ना देखने को मिला हो लोगों को, लेकिन ये विवाद काफ़ी लंबे समय से है। ये चाइना की स्वतंत्रता काल, चाइना जब 49 में स्वतंत्र होता है एक मेनलैंड एरिया के रूप में, एक देश के रूप में, तभी से ये विवाद चली जा रही है। अगर हम वर्ल्ड वार सेकेंड की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इस स्पार्टली द्वीप और पार्सल्स द्वीप पर जापान का अधिकार हुआ करता था और जापान के द्वारा है सैन्य गतिविधियों का संचालन भी इस द्वीप से किया जाता था। क्योंकि उस समय तक इस द्वीप को लेकर किसी दूसरे देश द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया था, तो बहुत ज़्यादा विवाद नहीं थे। लेकिन जब चाइना 49 में स्वतंत्र हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, एक सॉवरेन कंट्री बन जाता है, तो 51 में जो कुओमिंतांग पार्टी की सरकार चाइना में बनती है, उसके द्वारा एक एग्रीमेंट के तहत पहली बार इस मैटर को उठाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। स्पार्टली द्वीप और पार्सल्स द्वीप को लेकर जो है यही सब विवाद की शुरुआत होती है। 1958 में इस पार्टी के द्वारा इस बात को और भी जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन इससे पहले क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान का अधिकार था इन द्वीपों पर, लेकिन 1954 में एक सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी हुई थी और इस ट्रीटी के तहत जापान जो है इस द्वीप पर अपना अधिकार जो है छोड़ देता है। इसके बाद से चाइना के द्वारा जो है बोला जाता है कि एक्चुअल में जो दक्षिण चीन सागर में जो 11 डेज लाइन है, वो 11 डेज लाइन जो है एक्चुअल में जो है वो वही 9 डेज लाइन है और सारा विवाद इसी पर केंद्रित है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का मानना है कि जिसे आप 11 डेज लाइन कहते हैं वो एक्चुअल में 9 डेज लाइन है और वो चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए उस इन क्षेत्रों पर हमारा अधिकार है। ठीक है, इसके बाद इसे लेकर जो है वियतनाम और चीन के बीच एक युद्ध भी होती है, 74 में एक युद्ध होती है। इसमें उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम आपस में लड़ रहे होते हैं, तो एक समुद्र से बीचों बीच एक 17वीं समानांतर रेखा गुजरी है। जब चीन को ये लगता है कि उत्तरी वियतनाम वाले दक्षिणी वियतनाम को पराजित कर देंगे और 17वीं समानांतर के दक्षिण में स्थित जो भूभाग है उस पर जो है उत्तरी वियतनाम वालों का कब्जा हो जाएगा, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है यहाँ जो है सैन्य हस्तक्षेप करती है और सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा उन क्षेत्रों को जो 17वीं समानांतर से दक्षिण में स्थित थी उन क्षेत्रों को कैप्चर कर लेती है, जिसमें स्पार्टली द्वीप भी शामिल हो जाता है, योगंग द्वीप भी है और एक और रिफ्स है, क्रिसेंट ग्रुप ऑफ रिफ कहा जाता है, इन पर जो है उनका अधिकार हो जाता है। इसी समय 1970 में ये विवाद और ही बढ़ जाता है जब फिलीपींस और दूसरे अन्य देश जो है इस पर अपना अधिकार जो अपना दावा करने लगते हैं। फिर से जाकर जो है एक युद्ध होती है, ये 70s के डिकेड में एक युद्ध होती है, वियतनाम से जुड़ी युद्ध होती है। यहाँ पर भी चाइनीज़ नेवी जो है वियतनाम को पराजित करके ग्रुप ऑफ रिफ्स पर जो है अधिकार कर लेती है और इसी जगह पर चाइनीज़ गवर्नमेंट को इंटरिम ओशनोग्राफिक जो कमीशन है इसके द्वारा 5 सर्वेक्षण पोस्ट, 5 ऑब्जर्वेशन पोस्ट समुद्र में बनाने की अनुमति मिल जाती है। इसमें से एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो है वो स्पार्टली द्वीप पर ही स्थित है और दूसरे 4 जो है आसपास में थे। तब से चाइना का इस पर जो एक तरीके से अधिकार मान लिया जाता है। अधिकार चाइना के द्वारा एक कैप्चराइजेशन कर लिया जाता है, अधिकार इसे नहीं कहेंगे कि दूसरे देश से मान लेते हैं, चाइना इसे कैप्चर कर लेता है और तब से विवाद जो है कंटिन्यू। इसके बाद 90 के डिकेड में आकर फिलीपींस से मिस्टिफ रिफ को भी छीन लेते हैं, मिस्टिफ रिफ को उसे भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं और तब से ये विवाद कंटिन्यू आज तक अनवरत चली आ रही है। और इसी के अगेंस्ट में क्वाड कंट्री को जब लगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का मैटर आ गया, दक्षिण चीन सागर में दूसरे देश को चाइनीज़ गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है, अपने आर्थिक महाशक्ति होने का फ़ायदा उठा रही है, अपने सामरिक महाशक्ति होने का फ़ायदा उठा रही है, तो इसे ही ध्यान में रखकर जो है क्वाड का कॉन्सेप्ट 2017 में इस्टेब्लिश किया गया और इसे काउंटर करने के लिए एक इस्टेब्लिश किया गया।
अच्छा, एक वर्तमान समय में क्वाड प्लस की भी बातें हो रही हैं, तो क्वाड प्लस क्या है? एक्चुअली में क्वाड प्लस की बैठक 2021 में पहली बार हुई थी, और क्वाड प्लस का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो जो कोविड पैंडेमिक आई थी, कोविड पैंडेमिक के खिलाफ एक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए की गई थी। इसमें 2-3 देशों को शामिल किया गया था क्वाड मेंबर्स के अलावा, जिसमें दक्षिण कोरिया थे, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देश शामिल थे। इसे क्वाड प्लस कहा गया। एक तरीके से ये क्वाड का इनडायरेक्ट वे में विस्तार भी कर सकते हैं कि क्वाड में केवल वो 4 देश ही नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इनका जुड़ाव वहाँ आसपास के दूसरे देशों से भी है। और जिन देशों का जुड़ाव उस क्वाड प्लस से है, ऑलमोस्ट सारे देशों का विवाद किसी न किसी तरीके से चीन के साथ है। भविष्य की ओर इंडिकेशन है कि जी हाँ। क्वाड प्लस में और भी अधिक से और भी अधिक देश देश शामिल हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप के बहुत रूप बड़ा में ग्रुप जो है। उभर सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं क्वाड। अच्छा, एक जो कहा जाता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, वो क्या है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है? देखिए, IPEF पहले तो सबसे पहले तो क्वाड का गठन हुआ, और क्वाड का गठन जो था एब्सोल्युटली सामरिक दृष्टिकोण से ही किया गया था, और सही मायने में चाइना को काउंटर करने के लिए दक्षिण चीन सागर में किया गया था। फिर क्वाड प्लस का कॉन्सेप्ट 2021 में आया, जैसा कि मैंने बताया आपको। इसके बाद इस वर्ष जो टोक्यो में अभी समिट हुई है 2 दिन पहले, मंगलवार 24 मई 2022 को, इसमें जो बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट लाया गया। इनका कहना है कि क्वाड को केवल सामरिक दृष्टिकोण से ही आपस में इंगेज नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका आर्थिक पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी इसे देखे जाने की ज़रूरत है। और क्वाड प्लस में केवल 4 देशों को ही शामिल करके ना जो है आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 कंट्री जिसमें शामिल हैं, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनी है, जो आसियान की बहुत सारी कंट्री, ज़्यादातर आसियान के देश हैं इसमें, उन सबके इस पर जो सहमति मिली है। इसके तहत क्या है कि आर्थिक दृष्टिकोण से अपने संबंधों को भी प्रकट किया जाए, ना केवल सामरिक दृष्टिकोण से। जैसे इसमें ग्रीन एनर्जी की बात की गई है, वर्ल्ड अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, कोविड पैंडेमिक से लड़ने की बात की गई है, आपदा से लड़ने की बात की गई है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की तो बात ऑलरेडी है ही है, और भी बहुत सारे ऐसे बात किए गए हैं जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है, एक भविष्योन्मुख जो है अप्रोच के साथ जो है इसका जो है गठन किया जा रहा है। गठन किए जाने की प्रोसेस जो है वो चल रही है। यानी सामरिक के साथ साथ अब एक आर्थिक पर्सपेक्टिव से जो IPEF है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। और सही बात है कि सामरिक शक्ति के पीछे कहीं न कहीं आर्थिक शक्ति काम कर रही होती है। जब आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ होंगे तभी हम सामरिक दृष्टिकोण से भी सामरिक रूप से भी काउंटर कर सकते हैं। यह चीज़ें चाइना के संदर्भ में भी है। चाइना एक विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ देश है, इसलिए उसका सामरिक महत्व भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के साथ ही यही बातें हैं, और भारत भी कहीं न कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसकी चौथी एक भारत ने भी 2025 तक टारगेट रख रखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनने, तो भारत में उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब बिना आर्थिक शक्ति का, सामरिक शक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। फिर तो वहीं उत्तरी कोरिया वाली बातें हो जाएगी कि सामरिक शक्ति तो आप हैं, लेकिन अर्थ की व्यवस्था पर आप बिल्कुल आर्थिक शक्ति बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हो गई IPEF की बातें। अब है कि यह जो शिखर सम्मेलन हुआ है, या फिर ओवरऑल भारत के दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो इसका क्या महत्व रखता है आने वाले टाइम में? क्या भारत की इम्पोर्टेंस को किस प्रकार दिखाता है, या फिर भारत को किस प्रकार का फायदा हो सकता है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से चीन के साथ भारत का गतिरोध बना हुआ है। जैसे डोकलाम के मुद्दे पर हो, या पैगोंग से लेक के मुद्दे पर हो, या बहुत सारे बॉर्डर एरियाज हैं जो कन्फ्लिक्टेड एरिया हैं, जिसे चीन अपना पार्ट मानता है, भारत से अपना पार्ट मानती है। इसे लेकर जो है बराबर जो है कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। तो भारत के दृष्टिकोण से क्वाड तो ऐसा भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चाइना एक जो है, भारत इसे जो है अपना जो है एक राइवल्स के रूप में, एक कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से एक प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे को देखते हैं। और चाइना उभरती हुई महाशक्ति तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी जो है वो पावरफुल कंट्री है, और सामरिक दृष्टिकोण से भी पावरफुल कंट्री बनती जा रही है। तो भारत के लिए तो बेहद ज़रूरी है कि इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशंस का वो पार्ट हो, जो चाइना के की तरफ से होने वाले किसी भी तरह के अवैधानिक गतिविधियों को, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से हो या आर्थिक दृष्टिकोण से हो, उसको जो है काउंटर कर सके।
तो सामरिक दृष्टिकोण से तो क्वाड का गठन किया गया कि चाइना अगर भविष्य में किसी किस्म का थ्रेट पैदा करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर कोई थ्रेट पैदा करती है, ये दक्षिण चीन सागर सभी के लिए पैरेलली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का भी काफ़ी व्यापार जो उस रास्ते से होकर होता है। तो वो ज़रूरी है कि वो एरिया बिल्कुल ही फ्री और ओपन हो, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट जो हमेशा कहते आई है, हमेशा बोलते आई है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है फ्री और ओपन हर देश के लिए होनी चाहिए, इस पर किसी एक देश का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी का मैटर है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो क्वाड का जो मेन पर्सपेक्टिव है यही है कि इस एरिया को बिल्कुल स्वतंत्र रखा जाए, मुक्त आवाजाही रखा जाए, किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ताकि प्रत्येक देश जो है इससे होकर जो है अपना व्यापार वाणिज्य को अच्छे रूप से अच्छे तरीके से कर सके। तो एक तो इस दृष्टिकोण से क्वाड महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करता है सामरिक दृष्टिकोण से उस एरिया में चाइना के अगेंस्ट में। और दूसरा है, चूँकि भारत का पर्सनल जो है बॉर्डर जो है वो चाइना से लगता है और बॉर्डर एरिया को लेकर काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है भविष्य में अगर इस तरह के कोई भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिले तो क्वाड कंट्री का हस्तक्षेप हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि भारत के लिए क्वाड जो है काफ़ी रेलेवेंट हो सकता है। भारत का पल्ला उसमें भारी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का सहयोग, जापान का सहयोग, क्योंकि सारे क्वाड कंट्री के सारे देश हैं जो एक ही वैल्यूज़ के आधार पर जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोकतांत्रिक देश हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से भी भारत का इंपॉर्टेंस वहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह अमेरिका, जापान और इंडिया, ये तीनों में सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल किसके लिए हो सकता है? ऐसा तो फ्रूटफुल तो खैर सभी के लिए है, और थोड़ी ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा कम दिखता है। ऑस्ट्रेलिया पहले भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहा है। जी हाँ, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मतलब अगर बिल्कुल अगर कंट्री वाइज बात करें तो 2-3 कंट्रीज हैं उनकी इंटरेस्ट काफ़ी, जापान है और ट्राइबल रहा है चाइना, क्योंकि जापान का हमेशा से चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट रहा है। तो जापान कभी भी नहीं चाहेगा कि आर्थिक और सामरिक रूप से जो है चीन जो है इतना आगे निकल जाए कि जापान के लिए कोई थ्रेट हो जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से या सामरिक दृष्टिकोण से। तो जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। रही बात इंडिया की, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया भी बॉर्डर शेयर करता है, नेबर कंट्री चाइना है, बॉर्डर को लेकर कई कन्फ्लिक्ट है। केवल बॉर्डर को लेकर एक कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो चाइना हमें डोमिनेट करता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर बात करें तो हम चाइना से काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हम इंपोर्ट नहीं इतना कर पाते। तो हमेशा बीओपी हमारे अगेंस्ट में ही जाता है चाइना के साथ अगर कंपेयर करके देखें। तो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी चाइना एक थ्रेट है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, उस रिस्पेक्ट में हम कम्पीट नहीं उसे कर पाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए की बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसा कि आपने बताया कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का गठन, फ्रेमवर्क का गठन होने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया के लिए बेहतर एक अपॉर्चुनिटी है जिसे इंडियन गवर्नमेंट को ग्रास्प करना चाहेगी। तो सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका शुरू से ही वर्ल्ड सुपर पावर लंबे समय से रहा है। तो अमेरिका का सिंपल सा मुझे लगता है पर्सपेक्टिव है कि वर्ल्ड लेवल पर अपने जो है डोमिनेशन को कायम रखना, अपने दबदबा को कायम रखना, जो वो ग्लोबल वॉचडॉग का रोल प्ले करते आ रहे हैं, उससे पीछे नहीं हटना चाहते हैं। और चाइना उनके लिए भी एक थ्रेट है, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से उभरती हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में मेरा दबदबा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मेरा दबदबा बना रहे। इसलिए सारे देश के अपने अपने जो है कुछ इशूज हैं, उस इशूज को लेकर एक अंतिम इशू जो भविष्यगत है, क्या अनुमान इस बात का किया जा सकता है कि क्वाड के माध्यम से आने वाले टाइम में भारत की जो सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो सदस्यता की बातें हैं और पुख्ता होगा, अमेरिका को और भी बेहतर ढंग से हम कन्विंस कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि इंडिया ही वो एक देश है एशिया पैसिफिक रीजन में जो चाइना जैसे उभरती महाशक्ति को काउंटर बैलेंस करने की क्षमता रखता है, और ये केवल अमेरिका नहीं पूरी दुनिया मानती है। तो ऐसे स्थिति में अमेरिका को ज़रूरी है कि भारत जैसे देश को हर ऐसे स्थान पर जो डोमिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड लेवल पर, जैसे यूएन की आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी इंडिया का होना चाइना को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है पहले ही अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर सहमति मिली है कि अगर इंडिया यूएन काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप के लिए आता है तो मैं उसे प्रमोट करूंगा, सपोर्ट करूंगा। और ये और भी ज़्यादा अब ज़रूरी हो जा रहा है कि इंडिया जैसे देश को उस जगह पर स्थान दिलाया जाए विथ वीटो पावर, नॉट विदाउट वीटो पावर, ताकि चाइना जैसे देश को जो है रोका जा सके, उसके खिलाफ बैलेंस क्रिएट किया जा सके। चलिए, इसी एक सकारात्मक भविष्य भारत का हो, क्वाड का हो और विश्व शांति की एक माहौल बना रहे, जैसा कि हमारे मोदी शाह प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि क्वाड का गठन एक वैश्विक भलाई के लिए किया गया है, और जिस प्रकार की
इस शिखर सम्मेलन में जो चीज़ें उभर करके आई, चाहे वह पर्यावरण का इशूज हो, क्लाइमेट चेंज का इशूज हो, या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी की इशू जो हो, 5G डाटा हो, आपदाओं से बेहतर ढंग से निपटने की स्थिति हो, इन सब संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह केवल यह 4 देश 5 देशों का इशूज नहीं है, वैश्विक समाज को फ़ायदा पहुंचाने वाला है और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भारत को सबसे ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है, जो एक भारतीय होने के नाते हम लोग के लिए गर्व की बात है, साथ ही वैश्विक समाज के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसी पर चर्चा के साथ हम लोग आज इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।